आज के शो में। पंजाब में पुलिस गर्दी, एक और निहत्था शहरी जान से गया। पुलिस रिफॉर्म्स के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। क्या वकास को जानबूझकर जुल्म का निशाना बनाया गया? उसामा सत्ती के बाद वकास गुज्जर आखिर कब तक? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। बड़ा होलनाक वाकया इस वक्त फैसलाबाद में हुआ जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से रुकी नहीं, जो बकौल पुलिस का मौक़िफ़ है, फायरिंग कर दी। जो मैं ये सब सुनता हूँ तो जो आज वकास गुज्जर के साथ हुआ तो लगा यही कि ये इंटेंशनली हुआ या ये इस पर गलती से हुआ। ये बड़ा अहम सवाल है जो प्रोग्राम में हम उठाएंगे। फैसलाबाद में एक और दिल दहला देने वाला वाकया पुलिस गर्दी का हुआ है। अभी हम उसामा सत्ती का वाकया नहीं भूले थे, अभी उस इंक्वायरी रिपोर्ट को हम लेके बैठे थे सामने, जिस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये लिखा था कि एक 2800 सीसी की वीगो, यानी जो बड़ी इस पर डबल केबिन हाइलेक्स होती है, वो एक 660 सीसी की गाड़ी का पीछा कर रही थी और वो गाड़ी 660 सीसी वाली ज्यादा तेज भाग रही थी और उसको रोकने के लिए हमने फायरिंग करी और वो इस पर जो है इस पर मासूम उसामा सत्ती जहां भाग हो गया, शहीद हो गया। लेकिन उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई तो उसे बताया कि जी 2800 सीसी की गाड़ी 660 सीसी की गाड़ी को कैसे पीछा कर रही थी और वो तेज भाग रही थी। फिर उस रिपोर्ट में बताया गया कि एक नहीं, दो नहीं, 22 गोलियां उसामा सत्ती को मारी गई, 22 गोलियां मारी गई। और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कि ये गोलियां खड़े होकर या बैठकर मारी गई, यानी स्टैंडिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन से मारी गई। और इस पूरी सूरत हाल के ऊपर चंद अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। फिर वजीर आज़म साहब ने मुलाकात की उसामा सत्ती के वालिद से, तो हम समझ रहे थे कि अभी ये वाकया हुआ है तो इससे सबक सीखते हुए आइंदा कोई ऐसा वाकया नहीं होगा। लेकिन आज फैसलाबाद में हम सुन रहे हैं और ये वाकया, ये भी तकरीबन आप उसको अगर सुने तो ऐसा ही है कि जिसमें रोका गया, पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से कहते हैं जी जो बंदा रुका नहीं, उसके बाद उन्होंने गोली चला दी। लेकिन इसकी इब्तदाई जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सामने आई है। इस इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में जो सीपीओ फैसलाबाद है उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि गाड़ी में सवार जो लोग थे वो निहत्थे थे, यानी उनके साथ जुल्म हुआ है। ये सीपीओ फैसलाबाद की इब्तदाई रिपोर्ट कहती है। वो कहते हैं मामले की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है और हम जिस तरह जानते हैं कि वज़ीर पंजाब ने नोटिस भी लिया है इसका, आईजी पंजाब को भी रिपोर्ट ना कहा है, लेकिन ये फिर रिपोर्ट्स और ये तमाम चीजें सामने आएंगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सीपीओ फैसलाबाद सुहेल अहमद साहब ने यह भी कहा है कि मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और निहत्थे लोगों पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं बनता था। हम इस वाकये में मुलविस पीएचए के तमाम अमले को रात को गिरफ्तार कर लिया, यानी जो तमाम एहलकार मुलविस थे उनको गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। यकीन दिलाता हूं कि इस वाकये मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सीपीओ फैसलाबाद सुहेल अहमद साहब का कहना है। लेकिन पे दर पे वाकयात, एक के बाद एक और वाकया, एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, जुडिशल कमीशन जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट, उसके बाद एक और वाकया। अभी इस रिपोर्ट के इंकशाफात सामने थे और इस पर यह कहा गया था इस रिपोर्ट में कि बिलखुसूस पुलिस के जो ट्रेनिंग मैकेनिज्म है उसको बेहतर बनाया जाए, सुपरविजन का मैकेनिज्म बेहतर बनाया जाए, नफ्सियात को बेहतर करने के लिए साइकोलॉजिकल सेशंस रखे जाएं इनकी ट्रेनिंग के अंदर। इस तरह की बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई थी और फिर टिंटेड शीशों के हवाले से बात हुई थी। लेकिन इन तमाम चीजों पर तो अभी अमल दरामद होना था, लेकिन उससे कबल ही एक और वाकया हो चुका है, एक और सामने आ चुका है मामला। ये आखिरकार पंजाब में पुलिस क्या कर रही है? हमने इस्लामाबाद पुलिस का मामला उठाया था, पंजाब में क्या हुआ है पुलिस को? ये बड़े अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ वसीम गुज्जर साहब जो कि कज़न है, इनके चचा भाई भी इस पर हैं जो मकतूल इस पर शहीद हुए हैं इस पूरे साने में, जो इस पर वकास साहब, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। हमारे साथ खादिम गिल साहब जो कि फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, ही इज़ विद अस फ्रॉम फैसलाबाद, और हसन याजी साहब जो कि माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ विया स्काइप साथ होंगे प्रोग्राम में। आपसे पहले पूछना चाहूँगा वसीम गुज्जर साहब, हुआ क्या ये मामला? आप लोगों को इत्तला कैसे मिली? क्या हुआ? ये निकले कहाँ थे, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था ये वाला? वसीम कुछ आवाज अब तक आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी ब्रदर। जी बोले वसीम साहब, ये हुआ किस तरह? आप लोगों को क्या इल्म कैसे हुआ इस बात का? ये निकले कहाँ थे, कहाँ जा रहे थे, कैसे हुआ ये? क्या आपके इल्म में आया खानदान के? जी पहले तो ये बात है कि आप मीडिया वालों का शुक्रिया, आपने हमको इन्वाइट किया। तो ये हमारा जो दोस्त है वकास, ये फैसलाबाद से आ रहा था, तो साथ में इसके 3 दोस्त थे। सही। तो जब ये
रोशनवाला बाईपास से निकले हैं, फैसलाबाद की तरफ से रोशनवाला बाईपास से निकले हैं जी। तो आगे चौकी लगी हुई थी, नाका लगा हुआ था पेट्रोलिंग पुलिस का। हेलो, सही है, फिर बोले, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है हमें। तो सर जब नाका लगा था तो पुलिस ने इन लोगों को रुकने के लिए कहा, तो इन लोगों ने थोड़ा आगे जाके ब्रेक लगाया लेकिन रुके हैं। फिर बाद में इन लोगों की तलख कलामी हुई है, पुलिस वाला जो एसआई है शाहिद मंजूर जी। उसकी और वकास की तलख कलामी हुई है। उसकी वजह से पुलिस जो है ना वो गुस्से में आ गई। उसके बाद वकास ने अपनी गाड़ी को सलम मारा और उधर से भगा दी गाड़ी। अच्छा, तो सर जब गाड़ी उधर भगाई है तो पुलिस ने फिर दो अपने डाले जो ना पेट्रोलिंग के, वो उन लोगों का ताकब करते हुए पीछे की तरफ इसके पीछे नहीं निकले हैं वकास के। तो जब डिजकोट इलाका डिजकोट आया ना, इलाका डिजकोट का गांव है 258 फराला, तो वकास की उधर सिस्टर रहती है 258 फराला में, इसका मामू का भी जा रहा है और कजन भी रहते हैं। तो जब ये लोग उधर पहुंचे हैं तो पुलिस भी इन लोगों का पीछे आई है। और फिर उसके बाद? तो सर जब वकास ने निकला है गाड़ी से, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की जानब खड़े कर दिए। तो एसआई मंजूर का जो ड्राइवर था उसने कहा है कि सर जी हम लोगों इन लोगों को सिर्फ डराते हैं, इन लोगों को मारते नहीं। उन लोगों जो एसआई है शाहिद मंजूर, उसने कहा कि अगर हम लोगों ने इनको छोड़ दिया तो ये लोग हमें मार देंगे। अच्छा, हमें मार देंगे क्या? इनके पास असला था? इनको पुलिस को समझ रही थी कि इनके पास असला है क्या? नहीं सर, ये जो ये ना पेट्रोलिंग वाले, ये कुछ घंटा पहले फैसलाबाद में कोई डकैती हुई थी। अच्छा, तो इन लोगों को शक था कि ये डकैत है। पहले खबर यही चली कि हमने डकैतों को मार दिया, डकैतों को मार दिया। जब मीडिया पे खबर चली, हम लोगों ने डिकोट में एहतजाज किया, फैसलाबाद में एहतजाज किया जाकर, तो फिर सीपीओ साहब ने एक्शन लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीपीओ साहब ने हमारी बहुत हेल्प भी की है। अच्छा, तो उन लोगों ने फिर अपना जो है ना चौकी खाली कर दी। जब हम लोगों ने घेराव किया इनकी चौकी का, तो चौकी भी कुछ भी नहीं था और थाना जो डिकोट है उधर भी कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले उधर से गायब हो गए, ऐसे कि जैसे इन लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया है। अच्छा, आपको बताया फिर किसने इस वक्त वसीम साहब? आपके इल्म में, यानी उनके दोस्तों ने आपको बताया, पुलिस ने बताया? और पहले क्या बताया आपको? पहले क्या पता चला कि जख्मी हुए हैं, झाबाक हुए हैं, क्या पता चला? हमें पहले यही पता चला कि वकास जख्मी है और बाकी जो उसके दोस्त हैं ये किसने बताया आपको? ये डिकोट में हमारे काफी रिलेटिव रिश्तेदार रहते हैं। हमारे उधर जो फराला गांव है ना जी, उधर काफी हमारे गांव के रिश्तेदार रहते हैं। तो जब तस्वीर सोशल मीडिया पे चल पड़ी कि डकैत मारे गए, वकास गुज्जर चक 475 का ऐसे ऐसे कत्ल हो गया, तो हमें फिर भी नहीं पुलिस वालों ने बताया कि भाई कत्ल हो गया है या जिंदा है या नहीं है। जब उन लोगों ने फायरिंग की है तो फिर फायरिंग करके बाद में पुलिस ने, जो शाहिद मंजूर एसआई है, उसने अपनी लातों और घूंसों के साथ उसको फिर मारता रहा पांव के साथ। तो फिर उसको उठा के अपने प्राइवेट गाड़ी में उठा के लेके गया। फिर पता नहीं कम से कम 20-25 मिनट वो किधर घुमाता रहा, किधर नहीं घुमाता रहा। यानी एक शख्स को जिसको गोली लगी हुई थी उसको फिर मारता रहा लातों घूंसों से? फिर मारता रहा, उसको लातों और घूंसों के साथ मारता रहा कि आप उठ। और ये इसका एनी शायद उनके दोस्त हैं वकास के? कौन है एनी शायद जिसने देखा है? एनी शायद उसके दोस्त भी हैं, उसका जो मोहल्ला है। एक दो लड़कों ने उधर वीडियो बनाने की कोशिश की, तो जो पेट्रोलिंग एहलकार है उन लोगों ने उसको मोबाइल पकड़ के उन लोगों पर तशद्दुद किया और जो वीडियो था वो डिलीट किया मोबाइल से। अच्छा, मैंने सुना है वकास के जो, यानी आपका खानदान जो है ये इंतहाई पढ़ा लिखा खानदान है, मतलब जिस तरह से डकैत का आपके जो वकास के दादा हैं, कुछ बताएंगे कौन है इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे है ना बुजुर्ग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में बतौर नाज़िम के तौर पर खड़े होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक अंकल है वो गैम्बिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर फकीरुल्लाह अंजुम साहब है, वो गैम्बिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जी। तो हमारे जो अंकल है वो एक SHU है लाहौर, जो जुल्फकार अली गुज्जर।
अभी मुझे बताते जाएं वसीम, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, जो 3 बच्चे हैं वकास के, इस वक्त कितने बच्चे हैं और जी तीन बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। उनकी उम्रें क्या क्या है? बेटी जो बड़ी है उसकी 5 साल है, उससे छोटा बेटा है उसकी 3 साल है, और जो सबसे छोटी बेटी है वो 5 या 6 महीने की है जी। इनका क्या हाल होगा इस वक्त? और अब सीपीओ साहब ने, आप कह रहे हैं कि आप मुतमईन है सीपीओ साहब की बात से, मैं आप मजीद सवाल उठाता हूँ। हम सीपीओ साहब से मुतमईन है, लेकिन ये दफा दहशतगर्दी की दफा शामिल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? अच्छा सर, एक ब्रेक ले लूं मैं। वसीम साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाने, हसन न्याजी साहब से कानूनी माहिर भी हैं और इस पर हमारे जो ब्यूरो बात की उनसे भी बात करेंगे कि अंदरूनी खबर क्या है। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन उसामा सत्ती के वालिद से भी बात करेंगे, क्योंकि ये वाकयात पै दर पै हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इस सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज एक और अंदोनाक वाकया, एक और होलनाक वाकया फैसलाबाद में हुआ है, जहां पर पुलिस, आप पूरा वाकया सुन रहे हैं। जो वसीम गुज्जर हैं, वकास गुज्जर के कज़न भी हैं, अब बता रहे हैं किस तरह से गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, गाड़ी रुकी नहीं, पीछा किया गया, पीछा करने के बाद उतारा गया, फिर गोली मारी गई, गोली मारने के बाद भी तशद्दुद किया गया। और इस पूरी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि सीपीओ के कंडक्ट से वो मुतमईन है, लेकिन दहशतगर्दी की दफात नहीं डाली जा रही। मैं हसन न्याजी साहब को भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ प्रोग्राम में, हमारे साथ खादिम गिल साहब भी हैं, हमें नदीम सत्ती साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उसामा सत्ती जिन पे अभी ये गुजरा ही है कुछ दिन पहले ऐसी वाकया, अल्लाह उनको सब्र जमील दे और वसीम गुज्जर को भी सब्र दे अल्लाह ताला। मैं खादिम आपसे पूछना चाहूँगा कि पुलिस के बारे में आपका अपडेट क्या है, क्योंकि ये जो बात है बड़ी तशवीशनाक है कि आखिरकार 780 क्यों नहीं डाल रहे इसमें? 780 अगर डालेंगे खान साहब तो वो तो किस तरह अपने जो साथी हैं उनके, जिन्होंने ये अंदोनाक वाकया पेश किया है, एक नौजवान 3 बच्चों का बाप है जिसकी सबसे छोटी बेटी जो है वो सिर्फ 6 माह की है, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर तो मुल्जमान जो है उनको सजा मिल जाएगी दहशतगर्दी की। खादिम गिल साहब, तो इनका दफा करना क्योंकि खादिम गिल साहब आपकी आवाज में इस पर कुछ डिस्टॉर्शन हुई है, हम कनेक्शन को दोबारा एस्टैब्लिश करते हैं। मैं जब तक हसन न्याजी साहब आपसे पूछता हूँ, ये कह रहे हैं कि 780 नहीं डाल रहे पुलिस वाले, और वाकये पे आप क्या कहना चाहेंगे हसन साहब? मुझे बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक सुफियान भाई वाकया है, और आपको पता हो हम पिछले शो में भी जब इकट्ठे थे तो फैसलाबाद का ही वाकया था, और सीपीओ साहब आपके शो में गलत बयानी करके चले गए थे। अफसोस ये आप एएसआई को अगर निकाल भी दें तो मसले का हल तो नहीं निकलता, एएसआई को सजाए मौत भी हो जाए मसला नहीं निकलता। प्रॉब्लम तो ये ऊपर जो बैठे हैं हमारे सीएसपी अफसरान, इनकी ट्रेनिंग भी बड़ी शदीद जरूरत होगी है, और पुलिस की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे 4-5 साल डिग्री के बाद कोई एएसआई आईओ या एसएचओ बना करे। ये क्या आपने एक नॉनसेंस सा निजाम बनाया हुआ है। मैं किसी बंदे को ये नहीं कह रहा वो मेरे से कम है, लेकिन एज अ प्रोफेशन में बात कर रहा हूँ, इंतहाई के दुनिया में कहीं इतने लो लेवल के अफसरान बैठ के तफ्तीशें कर रहे होते हैं अरबों करोड़ों रुपए की, और मर्डर केसेस की, रेप केसेस की, इनको कोई कुछ समझ नहीं है। पूरी टोटल जो मैं आपके शो में भी सुन रहा था, क्लियरली पता चल रहा है एक ईगो का मामला बनाया गया। और अगर आप गौर करें, पुलिस का इनिशियल बयान था कि एएसआई के पता नहीं अफसर की चौकी पे पांव की उंगलियों से गाड़ी का टायर गुजरा। अब ये बातें शो करती हैं कि भाई अगर टायर या पांव की उंगली से डकैत तो पांव पे से आपकी गाड़ी नहीं गुजारेगा, तो आपके ऊपर से गुजारता अगर गुजारनी होती। इसका मतलब है एक बंदे ने अगर फर्ज करें आपके पांव की चोट लगा दी, आपकी बात नहीं मानी, उसका तरीका हरगिज मतलब नहीं आप मासूम बच्चों को यंग वालिदैन के मर्डर्स करें। अब मसला आ गया, आपकी बात पे सवाल पे आते हैं कि मर्डर की दफा, दहशतगर्दी की दफा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मैं पर्सनली समझता हूं कि असूलन तौर पे ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे दहशतगर्दी की दफा बड़े खौफनाक और मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस में लगाएं अगर उसका किसी दहशतगर्द के साथ या वो अपने कोई पर्सनल चोरी डकैती में खुद मुलव्विस है अफसर,
क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि डकैतों और चोरों को भी तो पकड़ना है पुलिस ने, लेकिन इसका मसला ये है कि ये एएसआई को तो आपने पकड़ लिया है, जो ऊपर एसपी और सीपीओ और आरपीओ बैठे हैं वो किसी को जवाब दे नहीं होते। हर वाकया होता है, जब होता है ये बच जाते हैं, फिर नीचे एक एसएचओ फारिग करके दे देते हो, एक एएसआई फारिग करके देते हो। ये लोग अपनी ड्यूटी उस तरह ऑनेस्टली अगर करें तो नीचे एएसआई को पता होगा कि मेरे ऊपर एक बंदा बैठा है जो मेरा हिसाब किताब लेगा। अफसोस ये वो लेता नहीं है। अफसोस ये कि आईजी साहब सिर्फ मीडिया वाले इश्यूज को लाइमलाइट में नोटिस ले लेते। सीपीओ ये जो पब्लिक प्रेस रिलीज दे रहे हैं ये सिर्फ तब देते हैं जब मीडिया पे लाई जाती है बात। अभी पिछले दिनों एक मर्डर केस हुआ, डबल मर्डर था, इन्होंने उसको इतने जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट डिक्लेयर किया, आईजी के कमरे खटखटाने पड़ गए उसकी तफ्तीश ठीक कराते हुए। लेकिन अब जब मीडिया में आता है तो ऐसे ऐड करते हैं जैसे हमसे अच्छा हमने बड़ा जबरदस्त प्रेस रिलीज दे दी। भाई ये बड़ा इन माँ बाप आयरनी है इस वक्त है। मैं इस वक्त हसन साहब, मैं ये खादिम गिल साहब भी वापस हैं, तो खादिम गिल साहब ये बताएं, क्योंकि ये जो एटीए वाला मामला है ये भी संगीन है इस वक्त है, अंदरूनी इत्तलात क्या है इस बारे में, और अगर नहीं होता तो फिर गलत है, क्या है ये खादिम गिल साहब? खान साहब, अगर ये 780 मैंने पहले भी बोला है कि अगर लग जाती है तो फिर इनको सजा मिलेगी। ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है कि एक बंदा निहत्ता है, उसके पास असला नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसका पीछा करके उसको गांव में जाके, वो बहुत बड़ा गांव है जिस गांव में ये वाकया पेश आया है, वो बहुत बड़ा गांव है थाना डिचकोट का। वहाँ पे लोगों के सामने उसको गोली मार दी गई, उसको मार दिया गया, उसके बाद उसको गोली मारने के बाद जख्मी करके उस पर तशद्दुद भी किया गया मुबैना तौर पर। यह दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? अगर वही जो न्याजी साहब फरमा रहे हैं कि जो अफसर है, जो जैसे कि एएसआई है, शाहद मंजूर गिल है, वो भी तो अगर वो दहशतगर्द नहीं है, जराइम नहीं है उसका, तो उसने फिर क्यों पीछे जाके उसको मारा? अगर फर्ज किया उसके पाँव पे भी गाड़ी गुजर गई तो भाई जाके उसको पकड़ के उसको, कौन सा कानून इजाजत देता है कि आप एक बंदे को फौरी तौर पे देखें और उसको फायर कर दें, उस पे उसको गोली मार के मार दें? और दूसरा, ये इलाका समुद्री की बहुत बड़ी शख्सियत है, ये लोग जो है, जो बच्चा शहीद हुआ है इसके जो लवाहिकीन है, जानी पहचानी शख्सियात हैं। और फिर अगर उसके पास पुलिस पे वो फायरिंग करता या कोई जानलेवा फायरिंग होती तो फिर भी पुलिस की तरफ से कानून के मुताबिक यही है कि उसको पहले डराया जाए हवाई फायरिंग करके, उसके बाद अगर जरूरत पेश आए तो गोली मारने के बाद भी तशद्दुद किया गया। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। मैं इस वक्त नदीम सती साहब की तरफ भी आऊंगा इसके बाद के, क्योंकि फिर वाकया ऐसा हुआ है, ये क्या कहते हैं इस बारे में बात भी हुई वज़ीर साहब से, इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन 3 मासूम बच्चों का सोचें आप जो इस वक्त वकास के हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी, खानदान पर क्या गुजर रही होगी, पुलिस ने किया क्या आखिरकार, ये डकैत समझ के लोगों को मारना आखिर कब बंद होगा? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने एक और अंधोनाक दास्तान रख रहे हैं, जब फैसलाबाद के अंदर एक शख्स को, और बड़ा इस वक्त आप कहें तो जो फैमिली है उसकी भी आप बैकग्राउंड आपको बताया जा रहा है, और वो कोई भी फैमिली हो, वो कल्प्रिट भी हो, तो कोई हक नहीं है कि इस वक्त आप उसको जो एक्स्ट्रा जुडिशल जाके मारें। यानी अगर वो डकैत भी था, बिलफर्ज जो था नहीं वो, तो आप उसको मार नहीं सकते, इस तरह नहीं मार सकते कि आप उसको गोली मारें, फिर गोली मारने के बाद उसको तशद्दुद करें, उसके ऊपर मोबाइल में लेके चले जाएं, जो उसके अहले खाना बता रहे हैं, और आप 780 भी ना डालें। इस वक्त इस पूरी सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। नदीम सती साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। नदीम सती साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जो आपके बेटे के वाकया हुआ उसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट, आप उससे तसल्ली रखते हैं, और अब आपको उम्मीद क्या है आगे, क्योंकि वाकयात तो ऐसे हो रहे हैं मुसलसल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इंक्वायरी जो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसको, वो तो काफ़ी तसल्ली बख्श है जी। लेकिन देखें, बात यह है कि ये फाइंडिंग्स तो उनकी हैं, और उसके मुताबिक अगर जना वो चला जाए तो वो तो मतलब एक दिन भी इनको जना देर नहीं करनी चाहिए, उनको सज़ा देने में एक दिन भी देर नहीं करनी चाहिए।
लेकिन अभी मतलब अभी आगे GIT भी है बनी है, उसके को अभी जो है ना वो हफ्ते वाले दिन उसकी भी मीटिंग है, उसमें भी मुझे बुलाया गया है। तो अभी बात ये है कि देखें ये चीज़ें जो है ना वो ये पुलिस का जो रवैया मतलब इस तरह चलता रहा, ये मतलब इन लोगों को तो हो ही नहीं रहा कि इतना बड़ा वाकया इस्लामाबाद के अंदर मेरे बेटे के जो इन्होंने कत्ल किया है। अब देखें मतलब ये इनको क्यों इतना बेलगाम किया हुआ है, क्या मतलब इसका मकसद क्या है? क्या ये ना ये इतने हम लोग मतलब गैर महफूज हो गए, हम अपने मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम लोग इतने गैर महफूज हो गए कि ये लोग जो ना वो जिस तरह चाहें जो ना वो मतलब ये कत्ल कर दें। अभी देखें ये फैसलाबाद में 3 बच्चों का बाप, और मतलब देखें इतनी सी बात, अगर ये अव्वल तो ये बात हुई नहीं होगी कि उसके पाँव के ऊपर से उसने गाड़ी गुजारी है, अव्वल तो ये बात हुई नहीं होगी, इन्होंने खुद जो है ना वो इसको वो किया होगा। लेकिन अगर इतनी सी बात भी होती है तो उसके ऊपर तुम जो है ना उसको जान से मार दोगे। मतलब ये देखें कि क्या ये मतलब क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में। मतलब आप देखें कि मैं कैसे जानो आपकी उम्मीदें क्या, आपको क्या लगता है आपके साथ जो अब ये वाकयात है, हम तो समझ रहे थे आपके वाकये के बाद देखिए मैं झंझोड़ जाएगा पूरा पाकिस्तान, रिफॉर्म्स होंगे, इमरान खान साहब खुद एक्टिव हुए, फिर ये वाकयात हो रहे हैं। देखें बात ये है ना कि वाकई इमरान खान साहब ने मुझसे वादा किया था कि जी वो इंसाफ करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये तो वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अभी इनका क्या करेंगे? अब देखें या तो ये इनको कोई डर हो तो ये वाकयात रुक जाएं कि भाई ये अब मुझे तो ये लगता है कि जानो अब मुझे ये ना ये सारी तिफल तसलियाँ दी गई हैं। वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी हम या इन सब लोगों को जाना हटा देंगे। अब हटाने का ये होता है कि एक बंदा जाना वो एक चला गया, जाना वो एक सीट से दूसरी सीट पे चला गया, तो या तो उनको उस वक्त उस टाइम तक उनको सस्पेंड कर दें जब तक जाना इंक्वायरी कंप्लीट होती है। उन सब लोगों को जो इस वाकये के जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। 3 SSPs, 1 DSP और 2 SHOs को जो है उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने नहीं वो बिल्कुल चेंज किए, वो सर चेंज किए, वो हटाया नहीं है, वो मतलब ट्रांसफर कर दिए, इधर से उधर कर दिए जी, वो मतलब ट्रांसफर कर दिए ना, एक जगह से जाना वो कर दिए तो वो चले गए जी, रमना थाने से चला गए, उनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, बजाय इसके कि उनको एक जगह से दूसरी जगह बिठा दिया जाए। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखें शफाफ तो तब होती है ना कि जब आप उनको जो है ना सस्पेंड करें ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो ना। ये तो कोई नहीं होती है कि आपको जो है ना वो मतलब एक जगह से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेज दिया है, तो वो यही होता है कि ये तो रूटीन की चीजें होती है ना। और ताकि सबक तो मिले ना। बात ये कि नदीम साहब अभी सबक तो मिले ना इन लोगों को इस चीज का होती है। उसके बाद इंक्वायरी कर लेना और लोगों को निकाल देना या हटा देना मसला नहीं है, आगे कुछ ना हो। आपने भी कहा था जब वाकया हुआ था कि आप चाहते हैं कि आगे कुछ ना हो, या तो ये आगे ट्रांसफर करनी है, या तो ट्रांसफर करनी है तो इस्लामाबाद से कहीं जो ना वो कर दें, उनकी मतलब कोई सिबी कर दें, या वो किसी जो ना वो ऐसे रेगिस्तान में कर दें जहाँ पे जो ना वो उनको मतलब ये होती है ना, ये एक जो ना पनिशमेंट होती है ना। ये पनिशमेंट तो नहीं होती है कि G8 से G9 में कर दिया और G9 से G10 में कर दिया, इस तरह ये तो चीज़ नहीं होती है ना। मतलब देखें मुझे जो ना ये चीज़ें जो ना वो अब फिर उसके बाद के वाकयात कितने वाकयात हो गए, उसामा की शहादत के बाद कितने वाकयात हो गए। अब ये देखें ये भी शहीद है ना, मतलब बेकसूर है, मतलब या तो उसके ऊपर कोई वो जो ना कोई कसूर हो उसका, तो वो उसने जो ना वो या उसकी कोई मतलब उसने कोई ऐसा किया, बल्कि कसूर हो भी तो ये लोग तो इस चीज़ के है ही नहीं है कि एक घर को उजाड़ा इस पर आपके नदीम साहब आपके घर को उजाड़ा, यानी उसके बाद आप इस पर हैं इंसाफ के तरफदार। आज एक दूसरा घर उजड़ गया, यहाँ 3 मासूम बच्चे भी उनका मुस्तकबिल, एक 6 महीने की बच्ची को कह रहे हैं, बिल्कुल क्या होगा उनका मुस्तकबिल? ये इनको बर्खास्त कर देना भी इस वक्त काफी है या नहीं है? हसन याजी साहब, इसको रोकना है हसन याजी साहब, कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? सिर्फ दावे, स्टेटमेंट्स और वादों से रुक जाएंगे या कुछ करना पड़ेगा प्रैक्टिकली? हसन याजी साहब। सुफियान भाई, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। पुलिस ऑर्डर 2002 एक आउटडेटेड लॉ, खैर
आउटडेटेड तो दूर की बात है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बुनियादी मसला ब्यूरोक्रेसी और ये पुलिस स्ट्रक्चर में क्या है। इनकी अकाउंटेबिलिटी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जिस तरह वकीलों में मसला है कि वकीलों ने अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी, जजेस ने अपनी करनी, इनके अंदर भी एक फंडामेंटल फ्लॉ है जिसमें ये अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करते हैं। अब वकीलों में तो इलेक्शन हो जाता है, हम तो अपने सदर को निकाल के फेंकते हैं बाहर। इनका क्या मसला है कि इनके अंदर कोई अगर तो एसपी का ऊपर चाचा या मामा डीआईजी है या एक्स रिटायर्ड आईजी है तो वो तो अपना रास्ता दोबारा बना लेता है गेम में। जो कोई गरीब एएसआई है उसका करियर खराब। लेकिन हमें पुलिस रिफॉर्म चाहिए जो फेल हो गए। हम पंजाब गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू ब्रिंग पुलिस रिफॉर्म, जो इस हुकूमत का मैनिफेस्टो का नंबर 1 एजेंडा था। अब ये देखें कि इनका ट्रायल अब तक शुरू हो जाना चाहिए था सत्ती साहब का। ये मॉडल कोर्ट में इनके ट्रायल चलने चाहिए। एडिशनल सेशन जज से अपील करूंगा, इनकी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को कहूंगा मॉडल कोर्ट में नोटिस लेके केस भेजें। आप भी तो खामोश है, अगर बुजदार साहब खामोश है, आप लोगों को चाहिए नोटिस लें ताकि भेजें। 5-5, 6-6 दिन में इनकी ट्रायल्स हो, 5-5, 6-6 दिन में फैसले हो। लेकिन मसला ये बना हुआ है यहाँ कि जो चीज खबर में आ जाए हफ्ता 10 दिन मार खाते हैं, पीटता है, इशू आप उठा लेते हैं, वो कर लेते हैं। और अफसोस की बात यह कि आप तफ्तीश क्या कराते हो, तफ्तीशी से नहीं तफ्तीश कराते, आप कराते हो जीआईटी। जीआईटी इटसेल्फ इज एडमिशन ऑफ फेलियर। कि आपको पता है आपका तफ्तीश या आपके ग्रुप ऑफ तफ्तीशी आप जोड़ दो, आपको 3 तफ्तीशी हम जोड़ देते हैं। लेकिन आप क्या करते हो कि आप जीआईटी बनाते हो, उसमें तफ्तीशी को ने फाइनल अथॉरिटी, अभी भी तफ्तीशी है, ये आप गौर से समझें। उसमें डीआईजी भी होगा, एसपी भी होगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट इज दैट तफ्तीशी आईओ। लेकिन आईओ क्योंकि काबिल ही नहीं है, आप उसको एक जीआईटी रिपोर्ट बना के देते हैं कि साइन करो। इसका मतलब है कि आपके आईओ जब ठीक नहीं है, जो आप स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना रही थी पंजाब पुलिस, उस पे कोई पैसे खर्चे, उधर कोई बंदे लगाए, आपकी चौकियों पे आप क्या ऊपर से एसपी टारगेट देता है जी आज तुमने 20 लाख लेके आने, कल 10 लाख लेके आने, महीने के करोड़ थानों को टारगेट दिया होता है कि पैसे जमा करके आने। थानों को कोई बजट नहीं है, वो कहते हैं कुंडे टांग के तो बिजली थाने चल रहे। तो ये ओवरऑल जो पूरा हमारे पूरा ओवरऑल पुलिस स्ट्रक्चर में इतना बड़ा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब। और मसला यही है, सवाल भी हमारा भी बुनियादी यही है कि एक उसामा सत्ती, उसके बाद हमने कहा शायद फुल स्टॉप। आज वकास गुजर, उसके अहले खाना रो रहे हैं, उसके अहले खाना इंसाफ के तलबगार। आखिर कब तक ये सब होता रहेगा? मैं शुक्रिया अदा करूंगा हसन याजी साहब का, नदीम सत्ती साहब का, और जो हमारे ब्यूरो चीफ फैसला आदिम गिल साहब और वसीम गुज्जर का कि आज उन्होंने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे, मेहमानों को इस पर शुक्रिया कहते हुए आपके सामने कंक्लूजन रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन सवालात उठाए पुलिस के निजाम पर, रिफॉर्म्स पर, उन दावों पर, उन वादों के ऊपर जो हमसे किए गए थे और बार बार किए गए थे। आपको याद दिलाते चलें कि उसामा सत्ती जिसके वालिद हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उनका बेटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन था और तहरीक इंसाफ का मुतहर्रिक यानी इस पर जो है स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट एक्टिव था। और उसने किस उम्मीद के साथ इस पार्टी को भी वोट दिया होगा कि रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे, निजाम बेहतर होगा। आज वो शहीद हो चुका है। आज एक और बंदा वकास गुजर शहीद हो चुका है, जिसके 3 मासूम बच्चे अपने जहनों में ये सवाल लेके बड़े होंगे कि उसके वालिद को क्यों मारा गया, पुलिस ने क्यों कत्ल किया गया, और वो किस किस को जवाब देते रहेंगे पूरी जिंदगी कि आखिरकार उसका वालिद इनोसेंट था, पुलिस गलत थी, और आइंदा ऐसे वाकयात को रोकने के लिए हमें क्या इकदाम करने होंगे। ये सारे सवाल उठाए। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।